Hello friends, myself Abhishek Srivastava and welcome to this awesome series Crash Course on Modern History. And now we will understand Chapter 6 Game of Thrones, जिसमें हम ये समझेंगे कि मराठास के साथ हमने कैसे इंग्लिश ने कैसे जीता, सब्सिडरी अलायंस क्या है, पैरामाउंटसी वगैरह क्या है और कैसे इंग्लिश ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को पूरा किया. ओके, तो अब तक हमने ये देखा कि मुगल्स की जो टीम थी उसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर ये सब ऑलरेडी इंग्लिश डोमेन में आ चुका है. ओके और हम पहले बात कर चुके हैं कि पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच हार चुके हैं और सिर्फ इंग्लिश रह गए. ओके, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं ब्रिटिश वर्सेस मराठास. ना ये जो थे शिवाजी की जो फैमिली हुआ करती थी, तो ये छत्रपति शिवाजी की फैमिली के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री कह सकते हैं वो पेशवाज हुआ करते थे. तो पेशवाज की गद्दी शुरुआत करी थी बालाजी विश्वनाथ ने 1713 to 1720. इनके बेटे थे बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव 1720 से 1740 और इनके बेटे थे बालाजी बाजीराव. ये तीनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है आप इन्हें वॉरियर कह लो, लीडर कह लो, स्टेट्समैन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये तीनों ही हर मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग थे. इन्होंने मराठास को एक बहुत ऊंचे लेवल पे ले गए. स्पेशली बाजीराव बहुत ऊंचे लेवल पे ले गए. जो मराठा की जो अंपायर जिसको मैक्सिमम एक्सटेंट मतलब ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक ले जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था. उसके बाद बालाजी बाजीराव इनके बेटे ने ये चीज कंटिन्यू करी और ये चीज कंटिन्यू रही टिल माधवराव 6172. बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव और इनके बेटे माधवराव. तो इस रूल तक हर चीज सब कुछ सही था. बट इन माधवराव की डेथ के बाद ये जो पेशवाशिप है, जो मराठास है, इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. ओके, स्पेशली रघुनाथ राव इसका एक बड़े कंटेंडर बन गया आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव, क्योंकि ये चाहते थे कि मैं बालाजी बाजीराव का बेटा हूं तो इनसे ज्यादा अच्छा क्लेम मेरा है. तो ही वांटेड टू बी द पेशवा, जो कि हो नहीं पाया. तो ब्रिटिश ने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश तो उसे सपोर्ट करते थे जिनका क्लेम कम हो. ब्रिटिश ने सपोर्ट कर दिया रघुनाथ राव को. ओके, तो हुआ ये कि पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई 1775 to 82 में, जब सवाई माधवराव और नाना फडणवीस ने बहुत सपोर्ट किया सवाई माधवराव को. और ये काफी बूढ़े से थे और काफी एक्सपीरियंस थे. इनको पता था कि ये जो ब्रिटिश है, इनके जो इरादे हैं ये सिर्फ ट्रेडिंग और थोड़ा बहुत रूल का नहीं है, ये बहुत लंबे रेस के घोड़े हैं. तो ये थोड़ा समझ रहे थे इस बात को. और दूसरी साइड थे रघुनाथ राव सपोर्टेड बाय ब्रिटिशर्स. ओके, तो मराठा ने ब्रिटिशर्स को डिफीट कर दिया 1776 एट तालेगांव. लेकिन हुआ ये कि इधर तालेगांव में उन्होंने डिफीट किया और उधर जो है मद्रास से दूसरी रीइंफोर्समेंट आ गया. रीइंफोर्समेंट आने की वजह से जो कराया था वो सब उससे पानी फिर गया और एक डेडलॉक क्रिएट हो गया और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करी गई. ट्रीटी ऑफ सालबाई के हिसाब से कि पीस ट्रीटी थी, और यही हम पहले मैसूर में बात कर चुके थे कि जब भी मराठा वाली वॉर खत्म हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई पीस ट्रीटी साइन हो गई थी. इसके बाद मैसूर से भी लड़ाई चल रही थी उसी टाइम में, जिसमें हैदर की डेथ हुई थी. तो ये ट्रीटी साइन होने की वजह से अंग्रेज इधर से फ्री हो गए, ब्रिटिशर इधर से फ्री हो गए और जाके उन्होंने मैसूर पे फोकस किया, इस पे अटैक किया. प्लस इन्हें मराठा की हेल्प भी मिली और हैदर की डेथ हुई. ओके, सेकेंड वॉर होती है. उस समय तो फडणवीस थे. फडणवीस को जो है बहुत जो है वो अंग्रेजों ने कोशिश करी कि फडणवीस उनके साथ कोई ट्रीटी साइन कर दे, सब्सिडी अलायंस जैसा कुछ साइन कर दे, बट फडणवीस ने मना किया, नहीं ऐसा नहीं होगा. बट 1803 में क्या हुआ कि फिर से मराठास के जो चीफ थे, एक्चुअली माधवराव के जाने के बाद ये क्या हुआ कि जो मराठा अंपायर है, जो बड़ी सी मराठा अंपायर है, ये बहुत सारी कन्फेडरेसी से मिलके बनी है. जैसे कि गायकवाड़ जो है ये बड़ौदा में है, भोसले जो है ये नागपुर में है, पेशवास पुणे में है, शिंदे ग्वालियर में है, होलकर जो है ये इंदौर में सिचुएटेड है. तो ये बहुत सारे लीडर्स हैं और ये आपस में लड़ने लगे. ये जब लड़ाई होने लगी तो पेशवा के जो बाजीराव सेकेंड थे उस समय, इनको टेंशन हुई कि मैं तो इतना यार स्ट्रांग हूं नहीं, इतना अच्छा लीडर हूं नहीं, मैं क्या करूं. इन्होंने जाके ये चले गए वेलीजली के कदमों में. वेलीजली की बात करनी बाकी है. तो वेलीजली के कदमों में गए कि सर सब्सिडरी लैंड साइन करवा लो, हमारे यहाँ भी अपनी सेना खड़ी कर लो और हमको प्रोटेक्शन दो, इंटरनल और एक्सटर्नल हर तरह की. और इन्होंने ये ट्रीटी ऑफ बसीन जो है साइन कर ली. सिंधिया और भोसले को ये चीज बहुत बुरी लगी. उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला, बट बाद में उन्हें भी हरा दिया गया और मजबूरी में उनको भी सब्सिडियरी अलायंस साइन करना पड़ा. तो वेलीजली ने इनको सब्सिडियरी अलायंस साइन करा दिया. तो एक बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये जो थे ये इकलौते एक स्ट्रॉन्ग
पावर बची थी जो इंग्लिश को थोड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, बट इनके खत्म होने के बाद सारी होप जो थी वो खत्म हो चुकी थी। ओके, लगभग 10-12 साल बाद मराठास ने सोचा, क्योंकि भाई उनके सम्मान की बात थी कि वो लोग अंग्रेजों के गुलाम की तरह रह रहे थे, तो सारे मराठा एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने कोशिश करी कि जो है हम अपनी आज़ादी वापस पाएं। बट फिर वही हुआ कि कोई जो है सपोर्ट कर रहा है, कोई आपस में सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये लोग फिर हार गए। इस बार जब हारे तो पेशवाशिप को खत्म ही कर दिया ब्रिटिश ने, और जो पेशवा थे उनको भेज दिया बिठूर, ये कानपुर के पास एक जगह है, बिठूर भेज दिया, और एक छोटा सा स्टेट क्रिएट किया सतारा, और जो शिवाजी के डिसेंडेंट थे उनको दे दिया कि भाई ठीक है चलो मराठास लोगों को बुरा ना लगे, तो शिवाजी के डिसेंडेंट सतारा पे रूल करने लगे। तो बात मराठास की भी यहीं पे खत्म हो गई। ओके, तो हुआ ये कि बंगाल चला गया, अवध चला गया, मराठास तक को इन्होंने हरा दिया, कर्नाटक को सबसे स्टार्टिंग किया था, हैदर और टीपू भी हार गए, हैदराबाद के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गया। तो ये सब्सिडियरी अलायंस वगैरह क्या है और बाकी स्टेट्स को इन्होंने किस तरह हथियाया, ये सारी चीजें कैसे कब्जा करी, ये थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो अब तक हमने बात करी थी एक लौता मेथड नहीं था, और भी मेथड्स थे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है लॉर्ड रिचर्ड वेलीस्ली की। बहुत फेमस बंदा है लॉर्ड रिचर्ड वेलीस्ली, अ ग्रेट डिप्लोमेट, वेरी श्रूड कनिंग पर्सन, और पॉलिटिकली वेरी वेरी एक्टिव। ओके, इनको लड़ाई भिड़ाई से ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। इन्होंने स्पेशली एक क्लास ऑफ पॉलिटिकल्स करके क्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने ये ट्रेनिंग देते थे कि किस तरह से स्टेट्स को स्प्लिट करना है, स्टेट्स को किस तरह डिप्लोमेटिकली कंट्रोल करना है। तो अपने आप में ये एक बड़ी पर्सनालिटी थे रिचर्ड वेलीस्ली। तो इनका आइडिया था सब्सिडियरी अलायंस का। तो क्या करते थे, सब्सिडियरी अलायंस क्या थी कि लोग स्टेट से कहते थे सर आप एक सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी हमसे साइन कर लो। उससे होगा क्या कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए हम आर्मी देंगे, अपनी आर्मी जो परमानेंटली स्टेशन होगी आपके यहाँ पे। ओके, प्लस हमारा एक ब्रिटिश पर्सनल भी होगा आपके कोर्ट पे, आपको कोई भी असिस्टेंट चाहिए तो परमानेंट असिस्टेंस मिलेगी आपको। ओके, बस इतनी सी है कि जो भी खर्चा होगा ना इन सब कामों में वो बस आपको उठाना है, और अगर कोई फॉरेन रिलेशन, क्योंकि हम बाकी लोगों से बचाना है तो फिर फॉरेन रिलेशन में थोड़ा हमारा से होना चाहिए, तो कोई भी फॉरेन रिलेशन वाला डिसीजन होगा तो उसमें आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, बस इतनी सी शर्तें। ओके, पर रियलिटी में एक्चुअली क्या था, रियलिटी में ये था कि ये जो एक्सपेंसेस थे ये इतना ज्यादा था कि इकोनॉमी बियर ही नहीं कर सकती थी, और इन एक्सपेंसेस की वजह से इंटरनल डिके होने लगा स्टेट्स का। प्लस इनडायरेक्टली जो थे वो स्टेट उसके सब्जेक्ट बन गए, गुलाम बन गए, पपेट बन गए, वो जैसा चाहता था वैसा चला सकता था। प्लस ये ब्रिटिशर्स के लिए हाईली प्रॉफिटेबल था, सेना भी अपनी बन रही है, स्टेट भी अपने अंदर आ गया है, लड़ना भी नहीं पड़ रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, सब कुछ। तो सब्सिडियरी अलायंस बहुत प्रॉफिटेबल था ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद थे, इन्होंने जो है 1798 में ही जाके साइन कर लिया था। उसके बाद अवध को जबरदस्ती साइन करा लिया गया था। टीपू की डेथ के बाद जो है जो कृष्णराज थे उनसे साइन करा लिया गया था। प्लस जो कर्नाटक की टेरिटरी थी वो भी इसी में मिला दी थी। फिर मराठास, अभी हमने बात करी कि उन्होंने भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली थी। ओके, तो ये एक बहुत ही डिप्लोमेटिक वेपन था जिसके थ्रू धीरे धीरे स्टेट्स ब्रिटिशर्स के अंदर आ रहे थे। ओके, बट ये जो ये जो सब्सिडियरी अलायंस था ये बहुत ज्यादा अपोज किया गया और इसने बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट कर दी इंडिया में। तो ब्रिटेन ने कहा कि नहीं, जो है इनको वापस बुला लिया गया रिचर्ड वेलीस्ली को। अब बोला नहीं अब किसी को सब्सिडियरी अलायंस वगैरह साइन नहीं कराना है। बट कुछ सालों बाद जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आए 1813 में, यानी लगभग 8 साल बाद, तो ये इन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए पैरामाउंट की। तो इन्होंने कई सारी वॉर्स लड़ी, नेपाल वॉर वगैरह इन्होंने लड़ी। ओके, और प्लस इन्हीं के सामने वो मराठा वाली जो फाइनल वॉर है वो भी इन्होंने ही लड़ी है। तो इनका जो था, इनका आइडिया था पैरामाउंट सी का। सब्सिडियरी अलायंस का आइडिया जो था वो थोड़ा सा बेटर था स्टेट्स के लिए, क्योंकि स्टेट को थोड़ा इज्जत दी जाती थी, बराबर पे ट्रीट किया जाता था। पर पैरामाउंसी का मतलब ये कि हम पैरामाउंट हैं और आप हमारे सब्जेक्ट हो, आप हमारे गुलाम टाइप के हो, सब्जेक्ट हो, जैसा हम बोलेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। इवन स्टेट्स फॉर एनेक्स्ड, हम एनेक्स भी कर सकते हैं, भाई आप हमारे गुलाम, हम चाहे तो एनेक्स कर देंगे, या हमारे सब्जेक्ट हम जैसा चाहे वो करें। तो बेसिकली जो है यहाँ पे जो है नेपाल और मराठा इन सब के साथ एनेक्सेशन जैसा भी हुआ, पेशवाशिप को डिथ्रोन कर दिया गया है ना, उनको बिठूर भेज दिया गया। तो वो जो है सब्सिडियरी अलायंस नहीं है, पैरामाउंट सी है कि भाई अब ये स्टेट हमारा हो गया। ओके ना, पैरामाउंट सी के अलावा इसके अलावा जो है बाकी फ्रंटियर्स पे, जैसे हमारा गलत दिखा है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे एलन बोरो ने जैसे सिंध हथिया लिया था, हेनरी हार्डिंग
ने सिख वॉर और जो है पंजाब का काफी पार्ट एनेक्स कर लिया। ईस्टर्न फ्रंटियर पे अगर देखें तो लॉर्ड एमरेस्ट बर्मा वॉर लड़ रहे थे और विलियम बेंटिक ने जो है कचर और कूर्ग जो है एनेक्स कर लिया था। ये रटना नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल एंड में आए, एंड इन द सेंस 1857 से जस्ट एक साल पहले ही गए थे, तो बिल्कुल एंड में आए थे ये। और इनके बहुत ही अतरंगी आइडियाज थे, जैसे ये अजीब सा आइडिया लेके आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के आइडिया में ये कहते क्या है कि अगर कोई रूलर बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका जो राज्य है वो कंपनी का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नियम है ये सुनने में ऐसा लगता है कि जो है ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि राजाओं की तो कई सारी रानियां होती थी, है ना, बट जो है फिर भी ऐसे लगभग 50 स्टेट से भी ज्यादा थे जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे। अजीब सी बात है, बट स्टिल इट वाज वर्किंग। मेजर स्टेट जो थे इसमें सतारा, नागपुर, झांसी, ये 3 स्टेट हड़प लिए गए थे इस नियम के तौर पे। ओके, और जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है हमारी झांसी। ओके, और बहुत ही अतरंगी और भी इनके आइडियाज थे ऐसे ऐसे, बट और भी जो है वाहियात आइडिया था मिस गवर्नमेंट का। भाई आपका रूलर ठीक से रूल नहीं कर पा रहा तो आपका जो राज्य है वो हमारा हुआ। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है अवध का, जो 1856 में हड़पा गया था, लास्ट में, बिल्कुल एंड में। ओके, और ये कहा जा सकता है कि ये पाप का घड़ा भर चुका है। 1856 तक आते आते अब जो बिना बातों के जो है लड़ाइयां कर रहे हो, एक को दूसरे के खिलाफ लड़वा रहे हो, और प्लस मिस गवर्नमेंट के नाम पे पूरा राज्य छीन ले रहे हो, ये जो है इसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानियां हुई हैं, प्रिंसेस राज्य कितने बर्बाद हुए हैं, कितना पैसा बर्बाद हुआ है। तो इसकी वजह से कहा जा सकता है कि यहां तक आते आते जो ब्रिटेन का पाप का घड़ा है, या ऐसा कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। ओके, तो देखें तो सब्सिडियरी अलायंस ये जो 98 से 1805 वेलीजी लेके आए थे, और फिर पैरामाउंटसी हेस्टिंग्स लेके आए थे 1813 से 23 के बीच में, और फिर ये लास्ट में जो हमने बात करी डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ मिस गवर्नमेंट, ये जो पूरा कंप्लीट इन्होंने तबाही मचा रखी थी, इसी की वजह से नेक्स्ट ईयर ही 1857 में रिवोल्ट हुई, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अब तक जो हम बातें कर रहे थे, ओके, एक चीज और कि ये 1857 के पास का मैप है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला पार्ट है ये एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है। ओके, तो जो कंपनी यहाँ पे पहले मसूलीपट्टनम में और सूरत में कह रही सर हमें एक फैक्ट्री लगा लेने दो प्लीज, हम ट्रेडिंग करने आए हैं सर, थोड़ा फरमान दे दो, वो कंपनी, वो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी आज इंडिया में इतनी बड़ी अंपायर, ये पूरा रेड पार्ट जो है, जो ब्लीडिंग पार्ट है, ये पूरा ब्लीडिंग पार्ट ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें बहुत दिमाग लगा है, बहुत डिप्लोमेसी लगी है, बहुत चालें चली गई हैं, बहुत बेवकूफ भी बनाए इन्होंने। तो अभी अंपायर बहुत बड़ी हो चुकी है और यहाँ से चीजें बदल चुकी हैं। एक तो जो पहली हमारी जो टीम थी, ये वाली होम टीम, इसका सत्यानाश हो चुका है, अब ये कुछ नहीं कर सकते। ये लास्ट कोशिश अभी एक हाथ पांव मारेंगे, पर इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। इसमें 3 प्लेयर पहले निकल चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जो थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स है, ये लगभग जीत लिया है। तो अब जो गेम में बचे हैं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऊपर से ब्रिटेन है हमारा, जो ओरिजिनल ब्रिटेन है, तो एक वो गेम में रह गया है, और प्लस ये ऑडियंस है, क्योंकि ये सारा खर्चा तो ऑडियंस ही उठा रही है। तो अभी तो इसे पता भी नहीं, ये तो कहीं इन्वॉल्व भी नहीं हुई थी अब तक, लेकिन दुख इसको बहुत हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ये ब्रिटेन जो साइड में खड़ा होकर देख रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है, ये एक्चुअली किस तरह पार्टिसिपेट करता है इस गेम में, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑडियंस, इसका क्या रोल है, ये कुछ कर भी रहे हैं, कुछ किसी काम के हैं भी, तो ये थोड़ा आने वाले चैप्टर्स में देखते हैं। तो तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Hello friends, myself Abhishek Srivastava and welcome to this awesome series Crash Course on Modern History. And now we will understand this chapter 7, जिसमें हम समझेंगे कि एक पैरेलल पावर एग्जिस्ट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि है ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने बहुत सारे एक्ट्स पास किए थे, तो वो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब तक जो हमने बात करी हुई है कि जो होम टीम है ये सारे लोग हार चुके हैं, प्लस इंग्लिश जो बाहर से जो टीम आई थी उसमें इंग्लिश ने इन सबको हरा दिया है, और अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रह गई है। तो हमारे पास 3 प्लेयर हैं, एक इंग्लिश, एक ब्रिटेन और ऑडियंस। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन की, कि ये क्यों बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है, ये एक्चुअली चाहता क्या है, करना क्या चाहता है, और किस तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कमांड करने वाला है। ओके, तो पहली बात तो ब्रिटेन ने ये एक्ट्स पास क्यों किए यार, ऐसा क्या हो गया थी, क्या जरूरत पड़ गई इनको। तो सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका चार्टर तो इन्होंने इशू कर रखा है ना। दूसरी बात,
होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं। तो जब घर जाते थे बहुत सारा पैसा लेके जाते थे, तो एक जनरल ओपिनियन क्रिएट होती है, जेलसी क्रिएट होती है और लोग इन्हें पसंद नहीं करते होते हैं। तो इनके अगेंस्ट एक जनरल पब्लिक ओपिनियन है। दूसरी बात, पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी दिखाना चाहती थी इनके ऊपर कि भाई आपको चार्टर हम ही ने दे रखा है, हमारी पावर से ही आप चलते हो, हम आपसे ज्यादा सुपीरियर हैं। तो वो सुपीरियोरिटी दिखानी थी इनको। दूसरी बात, इंडिया बहुत ही प्रॉफिटेबल था और ये भी चाहते थे कि पूरा ब्रिटेन उससे प्रॉफिट उठाए, सिर्फ एक कंपनी प्रॉफिट ना उठाए। ओके, तो ब्रॉड ओवरव्यू देते हैं जो एक्ट्स पास हुए हैं। तो पहली बात तो ये जो एक्ट्स पास हुए हैं ये बताते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना है, पहली बात। दूसरी बात, ये करते क्या है कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर देते हैं। पूरी जो पावर, इंडिया भर की पावर होती है, वो किसी एक पॉइंट पे, पूरी इंडिया की पावर किसी एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट करते हैं। उसके बाद इसी ट्रेंड को रिवर्स करते हैं और इस पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं। प्लस हमारे लिए अच्छा क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं इंडिया में, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लेके आते हैं ये लोग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेके आते हैं, लॉ लेके आते हैं। ओके, और प्लस धीरे धीरे एक समय के बाद जब जो है इनका रूल, क्राउन रूल शुरू हो जाता है, जब ब्रिटेन डायरेक्टली रूल करने लगता है, तो धीरे धीरे इंडियंस को भी इनकॉर्पोरेट करने लगते हैं कि नहीं, आप भी थोड़ा सा गवर्नमेंट में हाथ बटाओ, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई फॉरेनर रूल कर रहा है। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये रूल ऑफ लॉ लेके आते हैं। अब तक जो राजा लोग रूल करते थे वो किसी किताब से रूल नहीं करते थे कि चलो इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है या ऐसे में ऐसा करना चाहिए तो वो यूज करो, बट ये रूल ऑफ लॉ होने के बाद हर चीज अकॉर्डिंग टू द बुक्स हो गई। तो लोगों को पता होता था, ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया कि हाँ अगर ऐसा करो तो ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए। तो प्रोसीजर फॉर गवर्नेंस स्टैब्लिश हो गया कि इस तरीके से, इस सेटअप से गवर्नमेंट को रन करना है। तो एक पूरी इंडिया में आप कह सकते हो कि जो है एक कॉमन सिस्टम, एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज थी, क्योंकि बहुत सारे रूलर्स अलग अलग रूल करते थे तो हर किसी का अपना स्टाइल था, बट एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना ये थोड़ा इंडिया के फेवर में रहा, जो आज हमें हेल्प करता है। ओके, तो पहला एक्ट आता है 1773 में। यहाँ ये जो एक्ट है इसने सेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया है। ओके, तो जो है ये पहला स्टेप कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करी, अपनी सुप्रीमेसी जताई है। इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी देखो, चार्टर जो दिया था वो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए दिया था, ठीक है, बट अब क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कि खाली ट्रेडिंग नहीं है, आपके कुछ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं। ओके, इंडिया को आपको एडमिनिस्टर करना है, ओके, लूटपाट नहीं करनी है। तो यहां से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है नींव रखी गई है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुपीरियर बना दिया जाता है। अब बंगाल, बॉम्बे और मद्रास 3 प्रेसिडेंसीज है। बंगाल वाला जो गवर्नर है वो कहा गया कि ये सुपीरियर है बॉम्बे और मद्रास के। प्लस इसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई है 4 मेंबर्स की, ठीक है, आप ये डिस्कस करो कि कैसे कैसे मैटर सॉल्व होना है। ओके, प्लस एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये लोग, या ट्रेडिंग डिस्प्यूट वगैरह होता है तो ये इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें एक चीफ जस्टिस है प्लस 3 जजेस और हैं, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में जो है सेलेक्ट करे जाते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वैसे ही कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि ये देखेंगे कि इंडिया का गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होना है। फिर आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। ये क्या कहते हैं कि देखिए सर, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं आपके कॉमर्शियल फंक्शंस भी हैं, आपके पॉलिटिकल फंक्शंस भी हैं, दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो आप इसे सेपरेट करो। कॉमर्शियल फंक्शंस का ध्यान रखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाइए जिसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये लोग हों, ताकि ये पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग रखे, दोनों मर्ज ना हो, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट ना करें। ओके, अब बाकी जो गवर्नर जनरल वाला सेटअप था वो वैसा ही रहता है। नेक्स्ट 1793 में कहते हैं कि जो इंडियन रेवेन्यू है उसी से ब्रिटेन में जो मेंबर्स इंडिया के लिए काम कर रहे हैं उनकी सैलरी उसी से जाएगी, जो भी खर्चा हो रहा है लंदन में वो उसी से जाएगा। ओके, 1793 में, छोटी सी बात। ओके, हो क्या रहा है कि 10-10 साल में एक एक्ट आ रहा है, वो 10 साल में देखते हैं कि इस एक्ट का क्या फर्क पड़ा, और उसमें जो भी कमी बेसी रह जाती थी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर चार्टर एक्ट शुरू होते हैं 1813 से। अभी कंपनी का जो चार्टर है उससे एसोसिएटेड है, इसीलिए इनका नाम चार्टर एक्ट है। सबसे पहली बात 1813 में बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट की डायरेक्ट सवाल आता है कि चार्टर एक्ट 1813 का कहता है कि अब जो आपकी मोनोपोली है वो सिर्फ और सिर्फ चाय में और चाइनीज ट्रेडिंग में रह गई, सिर्फ चाय और चाइनीज ट्रेडिंग, इसके अलावा आपकी सारी मोनोपोली खत्म। प्लस 20 साल का इनको एक्सटेंशन मिलता है, और कहते हैं कि नहीं, अब जो है आपको 1 लाख रुपए इंडियंस की एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। देन इन 1833
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट 1833 का। पहली बात तो क्लाइमैक्स और सेंट्रलाइजेशन है, जो सारी पावर है एक्यूमुलेट होकर बंगाल में आ चुकी है। ओके, कंपनी की पूरी मोनोपोली छीन ली गई। उनसे कहा अब आपका ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गए हो। प्लस यूरोपियन इमिग्रेशन अलाउ कर दिया, यूरोपियन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते थे। एक और प्रपोजल आया था सिविल सर्विसेज एग्जाम का, लेकिन 1833 में वो खारिज कर दिया गया, वो इसका पार्ट नहीं है। तो हुआ ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल जो हमारे बने थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, प्लस गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी छीन ली गई और इनको पूरी तरह इनके अंदर सबऑर्डिनेट कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक और मेंबर दिया गया, लॉ मेंबर, जो लॉ में उसको एडवाइस कर सकता था। ये यहां से मैकॉले की एंट्री होती है, तो लॉ मेंबर आ चुका था। प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह जाती है। 1853 में लीज को और एक्सटेंड किया जाता है और सिविल सर्विस एग्जाम्स 1853 इससे इंपॉर्टेंट है, एक मैकॉले कमेटी बिठाई जाती है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कंडक्ट करने के फेवर में थी। लॉ मेंबर परमानेंट मेंबर बन जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस होती है। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एंट्री होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो गवर्नर जनरल, जिसके पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, कैबिनेट हुआ करती थी, अब एक पार्लियामेंट टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन गया। एक लेजिस्लेशन के लिए, लॉ बनाने के लिए एक अलग बॉडी बना दी गई है। ओके, लॉ मेंबर जो था वो इस एग्जीक्यूटिव कैबिनेट का, ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसका परमानेंट मेंबर बन जाता है और ये अंदर इसके सबऑर्डिनेट ही रह जाते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1853 में हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल या एक छोटी सी पार्लियामेंट की एंट्री होती है। ओके, देन तो अब तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया जा रहा है कि आपको इस तरह से रूल करना है, इस तरह से रूल करना है, इस तरह से रूल करना है। बट 1857 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो रिवोल्ट होता है इंडिपेंडेंस के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य खत्म हो जाता है। ब्रिटेन कहता है कि सर आपने बहुत राज्य कर लिया, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम यहां से टेक ओवर करते हैं। और आगे का रूल एक्चुअली क्राउन रूल है। जब 1858 से 1947 आजादी तक ब्रिटेन हमको डायरेक्टली रूल कर रहा है। तो 1858 में इस बात के लिए स्पेशली एक एक्ट आता है जिसे कहा जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक रूल कर रही है वो उतना अच्छा नहीं है, गुड नहीं है। तो अब जो एक्ट आया, क्योंकि क्राउन खुद रूल करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, तो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आता है। इसमें कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सब खत्म और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना जो होगा, वहां ब्रिटेन पार्लियामेंट का मेंबर है, वो ध्यान रखेगा कि जो है इंडिया का रूल कैसे होना है। प्लस उसको एक काउंसिल दी जाएगी जो उसको हेल्प करेगी। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक से शुरू हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना हो के अब उसे कहा जाएगा वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और पहले वाइस रॉय बनेंगे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो ये खत्म हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म हो गया, बन गया वाइस रॉय, और लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनके पास वैसे ही है। ओके, उसके बाद आता है, अब जो भी एक्ट आ रहा है वो काउंसिल से रिलेटेड है, तो काउंसिल्स एक्ट है 1861 में पहला आया, उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज्यादा एक्सपैंड किया। प्लस इसने बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब को अपनी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दी। ओके, और प्लस ये जो बॉम्बे और मद्रास थी, इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स रिस्टोर करी, यानी जो अब तक सेंट्रलाइजेशन हो रहा था उसे डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, जगह जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप की जा रही है, उनको पावर दिया जा रहा है। और ये जो कैबिनेट था इसमें एक मेंबर ऐड किया और इनको पोर्टफोलियो सिस्टम की, अब आप ये देखोगे, आप फॉरेन अफेयर्स देखोगे, आप डिफेंस देखोगे, इनको पोर्टफोलियो अलॉट किया गया। देन 1892 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपैंड किया गया और यहां से कॉन्सेप्ट आया इलेक्शन का कि हाँ भाई इनडायरेक्ट या लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन होगा, लोग इलेक्ट होके आएंगे। ओके, ये लोग बजट भी डिस्कस कर सकते थे। अब तक देखो ध्यान रखने वाली बात ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं थी, ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे। ओके, बट अब इनसे कहा गया नहीं आप थोड़ा डिस्कशन भी कर सकते हैं, बजट डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देन इन 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म इसे कहते हैं, इसकी बात हम करेंगे स्वदेशी मूवमेंट में। तो 1909 में एक रिफॉर्म आती है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया है और यहां से कॉन्सेप्ट आया है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स 6 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करी जाती हैं, जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स वोट कर सकते थे और सिर्फ मुस्लिम्स ही उसमें से इलेक्ट होते थे। तो यहां से क्या है कि वो डिवाइड एंड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से लागू हो चुका है, मुस्लिम्स को एक अलग से स्टेटस दे दिया गया है। एक और मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड होता है और पहला इंडियंस जो यहाँ पे एसोसिएट होते हैं वो होते हैं एसपी सिन्हा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर भी दिया जाता है वाइस रॉय को एडवाइस करने के लिए। देन 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में होता क्या है कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको थोड़ा सा और रिफॉर्म किया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा के सेंटर पे एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टार्ट होता है जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस
अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहां से वो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है जो आज हम देखते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। ओके, इसमें अभी भी जो है मेजॉरिटी, अभी भी जो है इलेक्टेड मेंबर्स, सॉरी हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी है, प्लस डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन आ गया है। ओके, तो और ये सेंटर में है। प्रोविंसेस में क्या है, दायरकी आ गई है। प्रोविंसेस में दो तरह से सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक है रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है उसमें वहां के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स कुछ उसमें डिसीजन ले सकते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट इज रिजर्व फॉर द गवर्नर। ओके, यहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस की एंट्री हो गई। 3 इंडियंस होना जो है मैंडेटरी हो गया है। एक्चुअली होता क्या है कि अभी जब हम आगे स्ट्रगल पढ़ेंगे तो इंडिया बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है, उनको उसमें से चाहिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में से चाहिए। तो धीरे धीरे इंडियंस की एंट्री इसमें बढ़ रही है, इलेक्शन हो रहा है। ओके, तो रिफॉर्म आ रहा है क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं। ओके, देन इन 1935 दायरकी के बाद, जो दायरकी आया था 1919, उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इनका कहना यह है कि अब हम इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। ओके, तो प्रोविंसेस में ये जो है कहते हैं कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन, जैसे आज हमारा फेडरेशन है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन होना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन में प्रोविंसेस होंगे जो डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटेन है, और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। प्रोविंसेस में इन्होंने बात कही कि प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, एक फेडरल लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट और एक प्रोविंशियल लिस्ट। ओके, तो फेडरल लिस्ट जो होगी, फेडरल लिस्ट भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। यानी जो दायरकी पहले जो है सेंटर प्रोविंसेस में आई थी, वो दायरकी अब सेंटर में आ चुकी है। ओके, मोरओवर ऑल्दो ये दायरकी कभी भी फंक्शन में आई नहीं, और जो भी रेजिडुअरी पावर थी जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, वो सारी की सारी रेजिडुअरी पावर चली गई वाइसरॉय के पास। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि थोड़ी सी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। ओके, प्रोविंसेस को थोड़ी सी पावर दी जा रही है कि आप प्रोविंशियल लिस्ट दे रहे हो। यहाँ पे क्या होगा कि 1938 में इलेक्शन होगा, प्रोविंसेस में कांग्रेस मिनिस्ट्री, कहीं पे कांग्रेस, कहीं पे मुस्लिम लीग मिनिस्ट्री बनाएंगी, वो आगे बात करेंगे। और ये प्रोविंशियल लिस्ट जो है उसमें वो लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोविंशियल लिस्ट का ध्यान, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका ध्यान रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट जो स्टेट्स में सेलेक्ट होंगी। नाउ, तो ये एक कहने का मतलब है कि गवर्नर और मिनिस्टर्स करके जो प्रोविंसेस में इलेक्ट हो रहे हैं, तो जो आज स्टेट्स में हो रहा है ये उसके काफी क्लोज है। ओके, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम अभी भी इसी को यूज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, मोर ओवर बाई कैमरा लेजिस्लेचर आ जाता है। 11 में से 6 जगह बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, जैसे कि बंगाल, बिहार, यूपी। जैसे आज जहां पे बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, उस समय भी वहां पे बाई कैमरा लेजिस्लेचर हुआ करता था। मतलब विधानसभा अलग होगी और विधान परिषद अलग होगा। उसके बाद आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसके बाद जो भी स्ट्रगल है 1935 से 47 तक, उसके बाद हमें अपनी इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और ये फाइनल इंडिपेंडेंस भी ये एक्ट के थ्रू देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि जो हमारा डोमिनियन है, जो इंडिया है, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। प्लस लैप्स ऑफ पैरामाउंट, याद की जो डलहौजी की पैरामाउंसी की बात थी कि हम पैरामाउंट हैं, वो अब लैप्स हो जाएगी, और प्रिंसली स्टेट्स इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन करने के लिए फ्री होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अब जो है हमने ब्रिटेन को भी समझ लिया कि किस तरह से डायरेक्ट कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब गेम में रह गए हैं ऑडियंस। तो अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि जो ऑडियंस जो है, जो एक्चुअली जो आवाम है इंडिया की, वो किस तरह सफर कर रही है, उसका क्या टेक होता है, और किस तरह इस चीज में वो इन्वॉल्व होते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखते हैं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। Hello friends, myself Abhishek Srivastava and welcome to this awesome series Crash Course on Modern History। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 1857 ग्रीवांसेस। ओके, तो इसमें हम ये जानने वाले हैं कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी, उसके पहले इतना कौन सा भारी दुख हो गया था, इतनी कौन सी ऐसी परेशानी हो गई थी जिसकी वजह से ये क्रांति हुई। ओके, तो अब तक जो हम बात कर रहे थे कि जो होम टीम थी, जो मुगल्स के जो स्प्लिट होकर टीम बनी थी, वो हार चुकी थी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से। ओके, और लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि ब्रिटेन किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट कर रहा है इंडिया को रूल करने में। आज हमें समझना है कि ये ऑडियंस कौन है, ये क्यों जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी मैच हो, कोई भी किसी भी तरह का गेम हो, पैसा ऑडियंस ही पे करती है। तो ये जो जितनी लड़ाइयां हो रही हैं, जितना खर्चा हो रहा है इन सब चीजों में, ये सारा खर्चा उठा कौन रहा है?
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जनता उठा रही है। तो इस जनता को समझना जरूरी है। तो इस जनता को अगर हम थोड़ा स्प्लिट कर दें तो हमें पता चलता है कि जो ऑडियंस है, कॉमन मैन कहेंगे आपसे हम इन्हें, ये जो ऑडियंस है इनमें से कुछ पीजेंट्स हैं, कुछ जमींदार हैं, कुछ जो है आर्ट और हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं, कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ ट्राइबल पीपल हैं। ओके, बहुत सारे लोग सिपाहीज बन चुके हैं, ब्रिटेन की सेना में भर्ती हो चुके हैं। प्रिंसेस की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अपना राज्यवाद सब खो चुके हैं। एंड देन रिलीजियस ग्रुप, जो रिलीजन है इंडिया में वो भी किस तरह से सफर करेगा वो भी देखते हैं कि क्या जो है ये सब कैसे सफर कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो हमें पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था वो थोड़ा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहला नाम जो आता है वो जमींदारी सिस्टम का आता है। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंप्लीमेंट किया था 1798 में, ऑल्दो ये आइडिया था जॉन शोर का। तो ये इंप्लीमेंट हुआ बंगाल में, बेसिकली बंगाल में, और फिर उड़ीसा एंड बिहार। फिर ये बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था बनारस तक, इवन मद्रास के जो है अपर पार्ट, जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अपर पार्ट तक ये इंप्लीमेंट हुआ था। तो इसमें होता क्या है कि जो जमींदार हुआ करते थे उनको लैंड का ओनर बना दिया गया, लैंड लॉर्ड बना दिया गया। एक्चुअली यूरोपियन सिस्टम है, यूरोपियन सिस्टम को यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई और ये लैंड लॉर्ड बन गए और गवर्नमेंट के एजेंट बन गया। सरकार ने कहा भाई आप जो है आप ओनर हो, आप पैसा इकट्ठा करो और हमको रेंट दो। हुआ ये कि जमींदार ने कहा ठीक है सर, हम तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे ये, हम तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। ये पैसा इकट्ठा करते, 40% गवर्नमेंट को दे देते, 20% खुद रख लेते। तो 60% का नुकसान होने लगा कल्टीवेटर का। और कल्टीवेटर जो एक्चुअली ओनर हुआ करता था, अब वो मात्र एक जो है टेनेंट रह गया, किराएदार रह गया अपनी ही जमीन पे खेती कर रहा है, उगाई कर रहा है, और उसे मिल क्या रहा है, मात्र 40%, 60% का नुकसान हो रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है, और प्लस ये जो टैक्स फिक्सेशन हुआ था, ऐसा नहीं कोई कंसल्टेंसी हुई, कंसल्ट किया था किसी से, या जो है किसानों से कंसल्ट किया था, या जमींदारों से कंसल्ट किया था, नहीं, अपने खर्चे के हिसाब से आर्बिट्रेरली फिक्स कर दिया था। अब होता क्या है कि अगर आपकी जमीन है जो आपकी अपनी नहीं रही, अब प्लस आप उसमें जो अपना रॉ मटेरियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आप जो है उसमें पैसा लगा रहे हैं, उसमें से 40% ही आपके पास वापस आने वाला है, यानी कोई जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होने वाला। तो क्या होता है, कल्टीवेटर को अब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करे, लैंड में इन्वेस्टमेंट करे, उसकी फर्टिलिटी पे काम करे। तो होगा क्या कि धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी घटने लगेगी और जो 60% का लॉस है ना, ये लॉस बढ़ता चला जाएगा। इवन कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, फर्टिलिटी नहीं रह जाएगी तो कहाँ कुछ प्रोड्यूस होगा। ओके, सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही था रैयतवारी सिस्टम। ये आइडिया था रीड और मुनरो का। इनको लगा कि जमींदारी सिस्टम, या फिर जिसे जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, ये जो सिस्टम है ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता साउथ में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जमींदार है ही नहीं। तो साउथ में स्पेशली मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रीड और मुनरो लेकर आए कि ऐसा करो, कल्टीवेटर से सीधे पैसा ले लो, हम क्यों जमींदार के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करें यार, 20% 15% बोले जा रहा है, कोई मतलब नहीं बनता। तो इन्होंने कहा नहीं हम डायरेक्ट देंगे, और एवरेज 50% अभी भी ये लोग कलेक्ट कर रहे थे। तो कोई फायदा नहीं हुआ जमींदार के हटने से। इनफैक्ट एक बड़ा जमींदार आ गया, गवर्नमेंट खुद। अब गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करने लगी जो कल्टीवेटर से। तो कल्टीवेटर्स को ही एक्चुअली रैयत कहते हैं वहां पे। तो रैयत वाली सिस्टम जो कल्टीवेटर से सीधे पैसा लिया जा रहा है। ओके, तो ये परमानेंट नहीं था, ये 20-30 साल पे पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था कि नहीं अब जो है हमें और पैसे की जरूरत है तो टैक्स बढ़ा दो। तीसरा सिस्टम जो था वो था महलवारी सिस्टम। ये बेसिकली क्या है कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब, अवध, इन सब में महलवारी सिस्टम अप्लाई किया गया, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े गांव हुआ करते थे और गांव का सरपंच या हेडमैन या फिर पूरे स्टेट का एक मालिक हुआ करता था। पूरे स्टेट को एक्चुअली महल कहते हैं। तो पूरे स्टेट का जो मालिक था वो पैसा देता था। ओके, तो इनसे डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो वो भी पीरियोडिकली रिवाइज होता था और इसका भी अमाउंट कम नहीं है, अच्छा खासा पे करते थे ये लोग भी। ओके, था पीजेंट, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ वो फंस रहा था। तो पीजेंट्स को देखते हैं। तो ये जो कल्टीवेटर है, पीजेंट है, इससे मैक्सिमम पॉसिबल रेंट लिया जा रहा था। रेंट, टैक्स नहीं। इसे टैक्स कहना पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि उसे जो है उसकी ओनरशिप तो दी नहीं गई ना। ओनर जब जो है आप किसी चीज के ओनर होते हो तब उस पर टैक्स देते हो, आप उसके ओनर हो ही नहीं और उस पर आप टैक्स नहीं दे रहे, फिर रेंट दे रहे, जमीन तो किसी और की है। तो चाहे वो परमानेंट सिस्टम हो, चाहे रैयतवारी हो, चाहे महलवारी हो, सारे ही सिस्टम में इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन में इंडिया में अगर किसी का हो रहा था तो वो पीजेंट था। जितना पैसा, जितना रॉ मटेरियल, जितना खर्चा जो वॉर वगैरह में हो रहा था, ये सारा यही फाइनेंस कर रहा है, पीजेंट।
ओके और ये ऐसा भी नहीं कि इसे इज्जत मिल रही है, इसको जमींदार परेशान कर रहा है, इनको मनी लेंडर परेशान कर रहे हैं। भाई पहली बात तो जमींदार को पैसा इकट्ठा करना है, मैक्सिमम पैसा वो खींच लेगा उससे। ऐसा कहा गया था कि अगर आप जो आप रेंट लेते हो उसका 10/11 पार्ट जाएगा ब्रिटेन को और 1/11 पार्ट रखेंगे जमींदार, और उसके ऊपर अगर आप उगाही करवा देते हो तो वो सारा पैसा जमींदार का। तो जमींदार बन गया लैंडलॉर्ड और वो मैक्सिमम पैसा खींचने की कोशिश करता था। इवन इनको बेवकूफ भी बनाता था, उनसे अंगूठा लगवा देता था। जो आपने फिल्में देखी हुई है, पुरानी हिंदी फिल्में, जिसमें ये जो है मुंशी जो है वो बेवकूफ बना के पूरी जमीन हड़प ले रहे हैं। तो ये सिस्टम एक्चुअली वो तभी से सिखाया हुआ है जमींदारों को, वो तब से वो चीज चली आ रही है। स्पेशली फिर जब अगली फसल होती थी तो पैसा तो होता नहीं था किसान के पास, तो खेती कहां से करे, तो उसे लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से। फिर मनी लेंडर बेवकूफ बनाता था कि नहीं इतने सालों का लोन चल रहा है तो अब तुम मेरे गुलाम बन जाओ, तुम्हारे बच्चे मेरे गुलाम हो गए। तो ये मनी लेंडर्स की कहानी भी अलग चल रही थी। प्लस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो क्या रहा था कि बाकी सारे जो बाकी के ट्रेड थे और आर्टिजन क्राफ्ट्समैन, ये सारे जो है धंधे चौपट हो गए थे, तो ये सब भी आ गए थे खेती में। अब खेती में इतने लोगों की जरूरत नहीं थी जितने लोग खेती कर रहे थे, तो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इंडिगो कल्टीवेशन जैसे कि नहीं जबरदस्ती आपको अपनी जमीन पे इंडिगो ही उगाना पड़ेगा। भाई नहीं चाहते यार हम इंडिगो उगाना, मेरी जमीन है, मैं डिसाइड करूंगा ना मुझे क्या उगाना है, पर नहीं, ये खेती हमारे अंडर आ रही है और आपको इंडिगो ही उगाना पड़ेगा। और इंडिगो ऐसी वाहियात क्रॉप थी कि जो लैंड को इनफर्टाइल कर देती थी। अब लैंड भी इनफर्टाइल हो गई, इंडिगो आप ले गए, कुछ बचा नहीं जमीन में। अब आदमी ये जो है किसान सुसाइड ना करे तो क्या करे, तो ये सुसाइड भी तभी का सीखा हुआ है हमारा। ओके, फिर लो पेमेंट फॉर प्रोड्यूस, जो आपने ऐसा नहीं कि इंडिगो आपने उगा दिया तो बहुत पैसा मिल रहा है, नहीं, अपने हिसाब से कुछ देना होगा तो दे देंगे, वरना वो भी जो है ऐसे ही ले जाते थे। तो जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका पेमेंट भी लो है और हाई रेंट ले रहे हो, तो ऐसे में कहां छोड़ा आपने इसको जीने के लिए, किसान को किसी लायक बचा नहीं। और उसके ऊपर से कहते हैं ना, जब यह मुसीबत आती है तो छप्पर फाड़ के आती है, उसी के बीच में बहुत सारे फेमीन्स आ गए, उसी में सूखा पड़ गया है, ड्रॉट हो गया है, बाढ़ आ गई है। तो ये जो है सारी दिक्कतें थी भीषण के साथ, एक साथ पहाड़ टूट पड़ा था, तो ये पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा था। ओके ना, दूसरा आदमी जो बर्बाद हो रहा था जमींदार। देखो अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये जमींदार क्यों बर्बाद हो रहा था। तो ऐसा है कि सारे जमींदार बर्बाद नहीं हो रहे थे, बट बहुत सारे जमींदार परेशान थे। रीजन क्या था कि पहले जो ओल्ड जमींदारी थी वो अब वो वाली जमींदारी नहीं रह गई, अब ऑक्शनिंग होती थी, जो पैसा ज्यादा लगा ले वो लैंडलॉर्ड बन गया। प्लस सनसेट रूल होता था, अगर इस टाइम के पहले, सूरज ढलने से पहले अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपका जो स्टेट है, जमीनें जो आपके अंडर आ रही हैं वो सारी किसी और को बेच दी जाएंगी। ठीक है, फिर एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, बीच में कई सारे मीडिएटर्स आ गए। सब लेटिंग, वो नीचे वाले को जो है किराए पे दे रहे हैं, वो और नीचे वाले को किराए पे दे रहे हैं, तो ये मिडिलमैन बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एज सच कोई बहुत ज्यादा रह नहीं गया। और दूसरी बात, इनसे जो पीजेंट नाराज है वो अंग्रेजों से नाराज नहीं हो रहा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं अंग्रेज पैसा ले रहे हैं। भाई आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे ये लग रहा है कि सारा पैसा तो जमींदार ले रहा है, जमींदार बढ़िया बढ़िया महलों घरों में रह रहा है, तो यही है जो हमको परेशान कर रहा है। तो इससे परेशान है, इससे नाराज है, तो पीजेंट की नाराजगी भी झेल रहा है। और प्लस जब फैमिन, फ्लड्स, ड्रॉट ये सब आता है तो खेती हो जाती है चौपट, पर पैसा पूरा देना पड़ता है, तो जमींदार भी इनसे परेशान है। ओके, इसके अलावा और अगर कोई परेशान है तो आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। अब पॉलिसी ऐसी है, ट्रेडर्स भी, कि कॉलोनियल इकोनॉमी हो गई है, यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं चाहते। यहाँ के आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन की अब अंग्रेजों को जरूरत नहीं है। वो चाहते क्या है कि यहाँ से, इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल मिले, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल ले जाके वो ब्रिटेन ले जाएं, वहां पे बेचें, और प्लस वहां से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेकर आए और यहाँ पे बेचें। तो यहाँ पे मशीन मेड गुड होगा, इससे compete करना पड़ेगा आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन को। कई सालों तक इन्होंने compete किया भी, बट देन दे गिव अप। पॉलिसीज भी ऐसी थी, ट्रेड पॉलिसी उनकी ऐसी थी। ऐसा भी नहीं कि ये लोग अगर एक्सपोर्ट करने निकले तो बड़ा फायदा हो रहा है, इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है कि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। प्लस रेलवेज ऐसा था कि मान लो सामान आया बंगाल तक तो अवध और पंजाब तक नहीं पहुंच सकता था, बट जब रेलवेज आ गई तो वहां तक ही मैन्युफैक्चर्ड गुड आने लगे, तो ये पूरी तरह से चौपट होने लगे। प्लस जब राजा महाराजा चले गए तो वो जो पहले जो है चंद्रवरदाई जैसे लोग जो कविता सुना के अपना घर चला लेते थे, तो उनका पैट्रनेज खत्म हो गया। तो फिर मजबूरन उनको क्या करना पड़ा, एग्रीकल्चर की तरफ भागे। और एग्रीकल्चर में कौन सी बढ़ोतरी थी, वहां तो बिल्कुल ही गरीबी थी। तो ये धीरे धीरे एक्सटेंशन ऑफ आर्ट हो गया और कल्चर धीरे धीरे स्टैग्नेट करने लगा। ओके, उसी तरह ट्रेडर्स भी सेम, इनको भी यही हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी। सिर्फ रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था तो उसमें क्या एक्सपोर्ट करना, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में कोई नहीं हो रहा था, कोई मशीन नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कुछ नहीं।
पहले गांव जो होते थे वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे, रूरल इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट होती थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, चौपट हो गई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइबल्स। ये ट्राइबल्स जो है, कई सारे ट्राइबल्स वॉर हुए। क्या हुआ कि जब जो है अंग्रेजों ने देखा इतने इतने बड़े बड़े जंगल, तो उन्होंने फॉरेस्ट लॉज लेके आए। तो हुआ क्या कि जो जंगल किसी का घर हुआ करता था वो पूरा जंगल चला गया। अब जो है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, भाई देखो सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं यार, पर तुमने घर की छत छीन ली। जब घर की छत छीन ली तो ट्राइबल ने कहा नहीं हम तो लड़ेंगे, वो फिर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। बहुत सारी लड़ाइयां हुई, जैसे संदर्भ वगैरह से काफी फेमस लड़ाइयां हैं। देन अगली बात करते हैं सेपॉयज की। ये जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे भारतीय, उनको सेपॉयज कहते हैं। तो पहली बात तो इनको कोई प्रमोशन अपॉर्चुनिटी जैसा नहीं था कि नहीं बन गए गवर्नर जनरल जाके, ऐसा कुछ नहीं था। सूबेदार तक जाके प्रमोट हो सकते थे। प्लस उनकी रिलीजियस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं थी, भाई आप किस कास्ट से हैं, कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं, नहीं, सब लोग साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे। ओके, प्लस लो ग्रेड ट्रीटमेंट, उनको रेशियल सुपीरियोरिटी फील होती थी अंग्रेजों के, नहीं हम तो ज्यादा सुपीरियर हैं, तो वो चीज इनको जो फील भी कराई जाती थी। तो लोएस्ट ग्रेड का जो अंग्रेज था वो भी इनसे हायर ग्रेड पे रहता था, चाहे ये सूबेदार ही क्यों ना हो। ठीक है, जनरल सर्विस रूल, पैसा दिया जा रहा है, कहीं भी भेजा जा सकता है, 7 समंदर पार ही भेजा जा सकता है। और हिंदूज में कहा जाता है कि समंदर पार करना उनके धर्म के खिलाफ है। फिर ये लोग ग्रीस कार्ट्रिजेस लेके आए। इस कार्ट्रिज में खास बात ये थी कि ऐसा र्यूमर था या सच्चाई थी कि उसमें जो ग्रीस लगा हुआ था वो या तो काऊ के उसका है, चर्बी का है, या फिर पिग की चर्बी का है। तो दोनों ही केस में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही थी। एंड लास्ट जो कॉफिन में लास्ट नेल कही जा सकती है, एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब मैक्सिमम पॉपुलेशन उस समय भी यूपी में ही हुआ करती थी, अवध में हुआ करती थी। तो मैक्सिमम जो पब्लिक थी इस आर्मी में वो भी अवध की ही थी। तो जब अवध को ही एनेक्स कर लिया, यानी आपके लिए हम लड़ रहे हैं और आपने हमारे घर पे कब्जा कर लिया, तो ये जो है सेपॉयज की फीलिंग्स को इन्होंने बहुत ज्यादा हर्ट किया। तो ये लोग भी रिवोल्ट पे उतर आए, इनको भी बहुत बुरा लगा। एंड इसके बाद बात करते हैं रिलीजियस ग्रुप्स की। देखो इंडिया में बहुत सारे धर्म हुआ करते थे, जैन मतलब अभी भी होते हैं, जैन, बुद्धिज्म, हिंदू, मुस्लिम। तो हुआ क्या कि क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे। तो ये जो धर्म के जो ज्ञाता थे, पंडित, मौलवीज और जो है जितने भी धर्म थे, उन सबके जो भी हेड्स थे, उनको लगा कि नहीं ये तो बहुत खतरनाक है उनके धर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाने की कोशिश कर रही है वो भी सरकार। नाउ प्लस ऐसे लॉज आए, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती जैसे लॉज आए, तो उनको लगा नहीं ये तो हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। प्लस जैसे आर्मी में बहुत सारी कास्ट को एक साथ बिठा रही है, एक साथ खाना जो है वो एक साथ खाना खा रहे हैं, तो जो लाइन थी, जो कास्टिज्म वगैरह लाइन थी, वो ब्लर होने लगी। तो ये भी इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ओके, तो हुआ ये कि जो कॉमन इंडियन है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से ये इस लड़ाई से या इनके रूल से किसी ना किसी वजह से त्रस्त था, और इसका दुख इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे मजबूरन हथियार उठाना पड़ा, उसे सड़क पे आना पड़ा। और इसी वजह से हुई क्रांति, 1857 की जो क्रांति हुई, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है, वो उसमें आम आदमी को उतरना पड़ा। और फिर जितने भी दुखी लोग थे इस कॉमन इंडियन में, जितने भी दुखी लोग थे, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था उसने पार्टिसिपेट किया। तो अगले चैप्टर में देखेंगे कि ये 1857 का रिवॉल्यूशन जो था उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या इन्वॉल्वमेंट हुई, ये सारे नेक्स्ट चैप्टर में जानने के लिए देखेंगे। तो जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट। Hello friends, myself Abhishek Srivastava and welcome to this awesome series Crash Course on Modern History. And now we'll continue with the chapter 9, 1857 की रिवोल्ट। ओके, तो जो हम अब तक बात कर रहे थे कि ये लोग हार चुके हैं। ओके, इन लोगों को हरा दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसमें सफर किया, किस तरह से सफर किया कॉमन मैन ने, कि हमने अब तक की बात कर ली थी। आज हमको ये देखना है कि जब कॉमन मैन का जो है सब्र का जो घड़ा था वो भर चुका था और इनका पाप का घड़ा भर चुका था, इन दैट केस कॉमन मैन सोचता है कि जो है अब मुझे वक्त आ चुका है कि मुझे हथियार उठाना पड़ेगा, मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा, मुझे अपनी आज़ादी चाहिए तो मुझे इनसे लड़ना होगा। जब वो ये सोचता है तो फिर वो सड़क पे उतर आता है। एक तो आज तक कभी जो है इंडिया में, हमारे देश में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि आम आदमी को हथियार उठाना पड़े। हमेशा क्या होता था कि ये रूलर्स होते थे, आपस में लड़ते भी करते थे, एक रूलर हटता था दूसरा चला आता था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनफैक्ट फर्क तो पड़ता था, बट स्टिल ऐसा फर्क नहीं पड़ता था कि हाँ चलो आज हथियार उठाना है, ये सल्तनत खत्म करनी है, किसी और को बिठाना है। तो ये सारी चीजें आज तक इतने 2-3 हजार साल की हिस्ट्री में इन्होंने कभी फेस नहीं करी थी। ओके, बट अब जो है समा बदल चुका था। ये इतने ज्यादा त्रस्त थे ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से कि इनको लग रहा था कि नहीं, अब हमको
जो है मारपीट करनी पड़ेगी। तो एक चीज इनको एक दिमाग में अभी भी एक चीज थी इनके दिमाग में कि इंडिया का राजा मतलब होता है मुगल। जैसे आज हमारी जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ही कॉमन है कि हाँ प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, हम इलेक्शन करते हैं। वैसे ही इनके लिए उतना ही कॉमन था कि हाँ मुगल जो है वो हमारे देश का राजा है। ओके, तो देखते हैं कि क्या हुआ 1857 जब आते आते इनकी ग्रीवांसेस जब चरम सीमा पे थी तो रिवोल्ट होती है, क्रांति होती है 1857 की। इसी 1857 की क्रांति को हम जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से। हम कहते हैं कि हमारी पहली आजादी की लड़ाई जो है वो 1857 में हुई थी, जो कि हम जैसा कि बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिश हरकतें कर रहा था हमारे साथ, उसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। ठीक है, स्टार्ट होता है सेपॉयज, क्योंकि देखो जो है आम आदमी के पास कोई हथियार नहीं होता, पर सेपॉयज जो थे इनके हाथ में बंदूक थी। तो सबसे पहले जो खून खोला वो सेपॉयज का खोला, सबसे पहले जो आग भड़की वो सेपॉयज की भड़की। उन्होंने हथियार उठा लिए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, बट एक बात ध्यान देखने वाली ये है कि ये जो सेपॉय म्यूटिनी है, ये जो या रिवोल्ट ऑफ 1857 भी है, वो सिर्फ नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में ही है। ये ग्वालियर, झांसी और दिल्ली और बिहार इतने तक ही सीमित है, पूरे इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इवन एक बहुत बड़ा फैक्शन है जमींदार वगैरह का जो इसमें ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो पीजेंट्स हैं, स्पेशली अवध के, बिहार के, ये जो पीजेंट्स हैं ये बहुत खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे बात कर चुके हैं सबसे ज्यादा जो दुखी था वो ये किसान था। ओके, तो किसान ने सबसे अच्छा सपोर्ट किया है। और प्लस इन सब ने माना कि ये जो है लड़ाई होने जा रही है, मतलब जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो लड़ाई है इसमें हमारा जो राजा है वो है बहादुर शाह, क्योंकि उनके लिए एक ही राजा हुआ करता था भारत का बादशाह बहादुर शाह। तो उन्होंने बहादुर शाह से बोला कि नहीं सर, आप ही हमारे लीडर हो। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैसी कोई लड़ाई नहीं था, भेदभाव नहीं था। हिंदुओं के भी राजा बहादुर शाही थे, मुस्लिम्स के भी राजा बहादुर शाही थे। तो धर्म इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रहा था कि नहीं तुम अलग हो या हम अलग हो। कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम डिवीजन जैसा इस रिवोल्ट में नहीं था। ओके, लेकिन एक बात जो बुरी बातें हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस क्रांति का, वो ये है कि बहुत ज्यादा लोकलाइज है। ये पूरा इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं था। ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया खड़ा हो गया और लड़ पड़ा कि नहीं चलो जो है आजादी पा देते हैं, ऐसा नहीं था। प्लस अनऑर्गेनाइज था। जो लड़ रहे थे उनका भी आपस में कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि अच्छा तुम इधर से अटैक करना या मुझे रीइंफोर्समेंट देना, मैं पहले अटैक करूंगा तुम पीछे से आना। ऐसा करके कोई भी प्लान नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी लोगों ने नहीं बना रखी थी। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो इंटरेस्ट थी, जो इनकी चाहत थी, वो बहुत छोटी चाहत थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें देश को आजादी दिलानी थी। भाई कोई चाहता था कि हमारा टैक्स कम हो जाए, बहुत ज्यादा टैक्सेस पड़ रहे हैं तो हमको टैक्सेस से आजादी चाहिए। कोई जमींदार से आजादी चाह रहा था, कोई अपना जो छोटा सा राज्य था जैसे झांसी हो गया, तो हमारा छोटा सा राज्य कानपुर, नाना साहब जो थे वो चाहते थे भाई हमको हमारी पेशवाशिप वापस कर दी जाए, और जो है झांसी चाहती थी हमें हमारा राज्य दे दिया जाए। तो सबके इंटरेस्ट जो थे थोड़े सेल्फिश थे और थोड़े से नैरो इंटरेस्ट थे। तो ये भी कहीं ना कहीं वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग, जो देशभक्ति वाली फीलिंग थी, वो आपस में मिसिंग थी। ओके, प्लस कोई एक कॉमन लीडरशिप नहीं थी। भाई इन्होंने सबने कह दिया कि चलो बहादुर शाह जो हैं वो हमारे राजा हैं, हम सब मानते हैं वो हमारे राजा हैं, इस ये रिवोल्ट को लीड भी वही करेंगे। बट बहादुर शाह बूढ़े हो चुके थे, प्लस ही वॉज नॉट वेरी मच विलिंग टू डू दिस। तो ये जो बात बनने वाली थी कि हाँ जो है एक अच्छा एक लीडर होता जो हर चीज को ऑर्गेनाइज ग्रुपिंग करता, वो मिसिंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो अपर क्लास थी, जो थोड़ा सा एजुकेशन जिनको पा लिया था, वो भी जो है थोड़ा रेशियल सुपीरियरिटी वाली बात उनमें भी आ गई थी कि नहीं ये जो भारत है ये अंग्रेजों के साथ ही डेवलप हो सकता है, वही यहाँ पे इंडस्ट्री ला सकते हैं, वही मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं। तो ये अपर क्लास सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश को। नेशनलिज्म जैसी चीज अभी भी नहीं थी। वो जो देशभक्ति वाली फीलिंग थी कि हाँ देश के लिए मर मिटेंगे, वो फीलिंग मिसिंग थी। और यही रीजंस हैं कि जो पहली भारत की लड़ाई जो आजादी की है वो कामयाब नहीं हुई। बट एक फीलिंग देके गई, नेशनलिज्म ग्रो करके गई कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, हम जो है लड़ सकते हैं। क्योंकि जो है ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, इसके लिए जो है मास अपराइजिंग चाहिए। ओके, मास फीलिंग चाहिए कि हाँ सब लोग फील करें कि हम एक ही देश को बिलोंग करते हैं। ओके, तो मेन कॉजेस की बात करते हैं कि क्यों हुई ये क्रांति। सबसे पहली बात हम बात कर चुके हैं कि पीजेंट्स जो हैं वो बेचारे परेशान थे, भूखमरी हो रही थी, जो है सूखा पड़ रहा था। तो ये जो पीजेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे, किसान परेशान था। दूसरी बात, ब्रिटिश रूल जो था वो फॉरेन था, हम किसी फॉरेनर द्वारा रूल किए जा रहे थे। ये बात जो है ये बात लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। अब तक जैसे मुगल्स भी थे, मुगल्स भी बाहर से आए थे,
बट मुगल्स ने आके इंडिया को अपना लिया था, अपना देश बना लिया था। उनके अंदर रेशियल सुपीरियोरिटी जैसी बात नहीं थी। वो यहीं पे 200 साल 250 साल स्टैब्लिश हो गए और इसको अपने घर की तरह ट्रीट किया। बट ब्रिटिशर्स में ये वाली बात मिसिंग थी, वो इसको फॉरेन की तरह ट्रीट करते थे और सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रहे थे। ये चीज 100 सालों में लोगों को नजर आ गई थी। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद 1857 में 100 साल बाद उनको समझ में आ गया था, नहीं ये तो फॉरेन ही है यार, ये हमारे बिल्कुल भी अपने नहीं है। ओके, प्लस अफगान वॉर में अंग्रेज हार गए थे, पंजाब वॉर में अंग्रेजों ने जो है मुंह की खानी पड़ी थी, क्रीमियन वॉर्स में हार गए थे, संथल जो है ट्राइब्स ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया था। तो ये जो थोड़ी हार इन्होंने देखी, तो जो अब तक 100 सालों में उन्होंने ये डेवलप कर दिया था अंग्रेजों ने कि हमको हराना इम्पॉसिबल है, ये फीलिंग थोड़ी सी खत्म हुई थी यहाँ पे आके। ओके, प्लस ये हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी, अवध को एनेक्स कर लिया। मैक्सिमम सेपॉयज जो आर्मी में हुआ करते थे वो अवध की हुआ करते थे, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वहीं पे, तो सबसे ज्यादा जो बढ़ती हुई थी वो अवध से हुई थी। और जब अवध को एनेक्स कर लिया डलहौजी ने 1856 में, तब जो है ये सेपॉयज का दिल काफी टूट गया था। तो इन्होंने ये एक बड़ा रीजन बना इस क्रांति के पीछे। ओके, इंडियन प्रिंसेस, पहले तो भाई इनसे इनका राज छीन लिया गया, प्लस इनको पेंशन ऑफ कर दिया गया, सारी जो पेंशन थी वो भी कम करते जा रहे थे, किसी किसी की बंद कर दी थी। तो ये इंडियन प्रिंसेस भी दुखी थे, वो चाह रहे थे भाई किसी तरह हमारी इज्जत, हमारा जो लुटा पुटा राज्य वो हमको लौटा दीजिए, हमारी ऑटोनॉमी हमको लौटा दीजिए। तो ये भी बेचारे परेशान थे। और प्लस ऐसे ऐसे रूल आ रहे थे, डलहौजी जैसे रूल आ रहा था कि अगर आपका बेटा नहीं हुआ तो फिर जो है राज्य हमारा, या फिर आप अगर ठीक से रूल नहीं कर रहे तो अवध हड़प लेंगे। तो ये जो ऐसी बातें आ रही थी, तो इंडियन प्रिंसेस के अंदर जो जिनका राज्य बच भी गया था वो भी इनसिक्योर फील कर रहे थे कि पता नहीं कब एक फरमान आएगा कि सर आपका राज्य ओवर हो गया। ओके, दूसरी बात, जो धर्म था, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म, इन सबको थोड़ा डर सा लग रहा था कि जो क्रिश्चियनिटी है ऐसा ना हो कि हमको टेक ओवर कर दे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। और ग्रीस कार्ट्रिजेस जो है हिंदू मुस्लिम दोनों को पसंद नहीं थी, जिनको लग रहा था कि इसमें या तो काऊ का जो है ग्रीस है, या फिर जो है फैट है, या फिर पिग का फैट है, जो हमारी रिलीजियस फीलिंग्स के अगेंस्ट है। तो यहां से स्पार्क हुआ था कि नहीं, हम ये कार्ट्रिज नहीं उठाएंगे। सेपॉयज ने यहीं भी मना कर दिया था कि हम कार्ट्रिज नहीं उठाएंगे। इनफैक्ट यही कार्ट्रिज उठा के अंग्रेजों के खिलाफ बाद में इन्होंने गोलियां चलाई थी। ओके, तो ये मेन कॉजेज थे 1857 की लड़ाई के। ओके, तो ये शुरू होता है मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ की जो रेजिमेंट होती है, मेरठ की जो 3rd नेटिव कैवलरी होती है, वो कहती ना हम ये ग्रीस कार्ट्रिजेस नहीं उठाएंगे भाई। तो क्या करते हैं कि इसको डिसबैंड, जो है वो होती है कैवलरी होती है, इसको डिस्बैंड कर दिया जाता है, जेल कर दिया जाता है। जब इनको जेल होती है तो ये सब लोग रिवोल्ट कर देते हैं, रिवोल्ट करके वहां के अंग्रेजों को मारते हैं। और मेरठ के सबसे पास में है दिल्ली। इनको लगता है कि नहीं, चलो दिल्ली में अपने राजा बैठे हुए हैं बहादुर शाह जफर, और ये जो पूरी सेना है ये पहुंच जाती है दिल्ली। ओके, बहादुर शाह के सपोर्ट के लिए वहां पहुंच के बाद वहां की जो लोकल आर्मी होती थी वो भी ज्वाइन कर लेती है, और जो वहां पे यूरोपियंस थे उनको ये लोग मार देते हैं। ओके, तो इस तरह से शुरुआत होती है। तो बहादुर शाह जो हैं वो लीडर बन जाते हैं इस रिवोल्ट के, और वो बाकी जो प्रिंसेस और जो चीफ जो थे उनको चिट्ठी लिखते हैं कि सर ऐसा है कि हम एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और अगर आप सब लोग भी हमें सपोर्ट करें तो मिलके हम अंग्रेजों को बाहर कर सकते हैं। ओके, इसकी वजह से एक सडन वेव क्रिएट होती है बंगाल में, अवध में, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, बिहार, पंजाब, सेंट्रल इंडिया में। इस जगह एक जो है वेव क्रिएट होती है जिससे ये क्रांति चल पड़ती है। तो देखने वाली बात यह है, ये सब नॉर्दर्न इंडिया के ही पार्ट है। नॉर्थ इंडिया या फिर आप ज्यादा बंगाल इंक्लूड कर सकते हो, इन्हीं के पार्ट है। तो ये अपराइजिंग इसी एरिया में हो रही है, ऑल ओवर इंडिया नहीं हो रही है। और इसमें सिविलियंस भी उतने ही इंक्लूडेड हैं, बल्कि मैं कहूंगा ज्यादा इंक्लूडेड है। ओके, तो मेन सेंटर्स जो हैं वो है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी और आरा। तो दिल्ली से शुरुआत करते हैं बहादुर शाह जफर से। तो जैसे ही वहां पे वो पहुंचे तो बहादुर शाह वहां के लीडर बन गए, लेकिन मेन जो कमान संभाली दिल्ली में जो है आर्मी को लीड किया वो थे जनरल बख्त खान। ओके, इसके अलावा कानपुर में जो है हमारे नाना साहेब जो है कमान संभालते हैं। नाना साहेब एक्चुअली जो बाजीराव सेकंड, आपको याद हो हम बात कर रहे थे, सब्सिडरी अलायंस साइन किया था बाजीराव सेकंड ने, जो है वेलीजी का सब्सिडरी अलायंस बाजीराव सेकंड ने साइन किया था। ये उनके अडॉप्टेड बेटे हैं, क्योंकि अडॉप्टेड बेटे हैं तो इनको जो है भेज दिया गया था, इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, इनको कानपुर भेज दिया गया था। तो सेपॉयज जो है इनको ज्वाइन कर लेते हैं नाना साहेब को, और ये वहां के यूरोपियंस को हरा देते हैं। इनका दाहिना हाथ होते हैं तांतिया टोपे, और दूसरे हैं अजीमुल्लाह खान जो इनको हेल्प करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं लखनऊ की।
लखनऊ में क्या होता है, लखनऊ की बेगम होती हैं बेगम हजरत महल, ये कमांड संभालती हैं क्योंकि इनका बेटा बिरजिस कादिर को ये राजा बनाना चाह रही होती हैं, जो अंग्रेज नहीं होने दे रहे थे। अंग्रेजों ने ऑलरेडी अवध एनेक्स कर लिया था। तो यहाँ के सेपॉयज, तो अवध के सेपॉयज और जमींदार तो पीजेंट सब एक साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं, हम भी बहुत ज्यादा त्रस्त हैं मैडम, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके, तो लखनऊ में भी ये रिवोल्ट चल पड़ती है। उसी तरह झांसी, मोस्ट फेमस, खूब बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी सेपॉयज की मदद से सेपॉयज झांसी की रानी के पास भी जाते हैं कि मैडम आप भी अगर वॉर में इंक्लूड हो जाओ तो काफी अच्छा रहेगा। पहले स्टार्टिंग में झांसी थोड़ा लक्ष्मीबाई थोड़ा सा रिलक्टेंट थी, बट बाद में उसको ज्वाइन करती हैं और ग्वालियर, तांतिया टोपी वगैरह से कोऑर्डिनेट करके जो है बहुत अच्छा जो है डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, बहुत अच्छा अटैक करती हैं अंग्रेजों पे। बट ये शहीद हो जाती हैं और अमर हो जाती हैं शहीदों के। देन आरा, बिहार में आरा में जो है कुंवर सिंह होते हैं। कुंवर सिंह ये कमान संभालते हैं। ये जगदीशपुर के जमींदार थे और मैक्स सबसे लंबे टाइम तक अगर कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो हमारे कुंवर सिंह प्रोवाइड करते हैं। ओके, बट जाहिर सी बात है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इसका सप्रेशन तो तय है। और सप्रेशन बहुत आराम से हो जाता है क्योंकि आपस में जब आप एक कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे तो जो है एक बार अटैक होगा, अगर ये हार गया तो दूसरा रिइंफोर्समेंट आ जाएगा, ये भी हार गया तो तीसरा रिइंफोर्समेंट आ जाएगा। इन एनी वे तब तक रिइंफोर्समेंट आता रहेगा जब तक वहां पे अंग्रेज जीत नहीं जाएंगे। तो लोकलाइज नेचर ऑफ द रिवोल्ट था, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं था, तो थोड़ी थोड़ी जगह था, तो वहां जाके बचा लो, वहां जाके बचा लो, एक दूसरे को सपोर्ट कर लो, तो बहुत ही आराम से सप्रेस किया जा सकता था। प्लस बहादुर शाह एक बहुत बड़ा वीक लिंक थे, जो मेन लीडर था उसी में कोई जो है लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, तो बहादुर शाह भी एक बड़ा कारण है कि हम हार गए। प्लस कई सारे स्टेट्स ब्रिटिश को रीइंफोर्समेंट और हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसी वजह से जो है इतना आसान नहीं रह गया था इसको जीत पाना। ओके, तो इसीलिए रिवोल्ट को सप्रेस करना बहुत ही आसान था। फाइनली होता क्या है कि कैप्टन हडसन बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लेते हैं और इनको रंगून भेज दिया जाता है। बहादुर शाह की डेथ वहीं रंगून में हो जाती है। ओके, तो अब तक जो हम बात समझ चुके हैं कि ये सारे जो आखिरी उम्मीद बची थी इन लोगों से वो भी खत्म हो चुकी। आम आदमी की आखिरी उम्मीद, उन्हें लग रहा था कि सर हम तो रिवोल्ट करेंगे और इनके साथ अगर मिल जाएंगे तो ये हमारी हेल्प करेंगे और हम ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर उखाड़ फेंकेंगे। बट अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। गेम में रह गए हैं सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन और कॉमन इंडियन। बट हमने अभी लास्ट चैप्टर बात करी थी कि 1857 में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है कि योर डेज आर ओवर और ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो जाती है। यहां से जो रूल है 1857 के बाद, ये डायरेक्टली ब्रिटेन क्राउन रूल, याद करिए हमने बात करी थी कि एक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस आया जाता है 1858 में, तो अब जो है क्राउन रूल स्टार्ट होगा। यानी अब गेम में सिर्फ दो लोग रह गए, सिर्फ दो लोग। एक है ब्रिटेन जो डायरेक्टली अपनी जगह से रूल कर रहा है और दूसरा है आम आदमी। तो अब कोई राजा कोई महाराजा इनको बचाने नहीं आएगा। अगर इंडिया को आजादी दिलानी है, अगर इस आम आदमी को जीतना है तो ब्रिटेन से खुद अपने दम पे जीतना होगा। और अगर ब्रिटेन से अपने दम पे जीतना होगा तो ये बात समझ में आ गई होगी इनको अब तक 1857 तक कि ये अभी तैयार नहीं है, उतना तैयार नहीं है। इनको और तैयारी की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है, अपने अंदर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके अंदर सोशली रिफॉर्म हुआ है, ये अपने आप को अपग्रेड करें और इस लेवल पे अपग्रेड कर सकें कि ब्रिटेन को चैलेंज कर सकें। तो अगले चैप्टर में देखते हैं कि किस तरह हमने अपने आप को अपग्रेड किया, किस तरह से हम इस लेवल पे पहुंचे कि हम समझ पाए कि इसको कैसे हराना है। ओके, तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।